नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे बड़े मुद्दे की। सीकर पुलिस ने बड़े नकलची गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी अभ्यर्थी बिठाकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए परीक्षा में नकल करवाने की फिराक में थे। गिरोह ने परीक्षा के दौरान स्पाई कैमरे से पेपर को स्कैन कर गिरोह के लोगों को भेजने और फिर बगिंग डिवाइस के माध्यम से परीक्षार्थी को उत्तर बताने की तैयारी कर रखी थी। एसओजी की सूचना पर सीकर पुलिस ने जयपुर के एक होटल से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने सीकर के नवलगढ़ और पिपराली रोड के कई छात्रों को नीट में पास करवाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया था। उनके अभिभावकों को विश्वास में लेकर 20 से 30 लाख रुपए की खाली बैंक चेक भी ले लिए थे। मामले में पुलिस को कुछ वीक्षकों पर गिरोह की मिलीभगत का आरोप भी इसका अंदेशा हुआ। जयपुर डीएसपी वेस्ट और भांकरोटा पुलिस ने नीट परीक्षा में नकल कराने की तैयारी में लगे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। परीक्षार्थियों से नकल करवाने के बदले 35 लाख रुपए वसूले गए थे। पुलिस ने आरोपियों से 10 लाख की नकदी बरामद की है और इस मामले में निजी कॉलेज प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का नाम भी सामने आया है। उधर बीकानेर में एसआई भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने एसओजी के इनपुट पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा नकल गिरोह से जुड़े कुछ लोगों को जयपुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नकल के बदले 15 लाख रुपए में लेन देन की बात सामने आई है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से 1 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। ये बिल्कुल ताज़ा मामले हैं और इससे पहले भी प्रदेश में आरएएस, लाइब्रेरियन भर्ती, बिजली बोर्ड, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और पटवारी भर्ती परीक्षा में भी ऐसे ही गिरोह पकड़े गए थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर परीक्षाओं में नकल पर रोक कब लगेगी? कब तक परीक्षाओं में मुन्ना भाई पकड़े जाते रहेंगे और इसका खामियाजा कब तक होनहार विद्यार्थी उठाते रहेंगे? आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज चर्चा नकल गिरोह को लेकर होगी। आए दिन नकल गिरोह का पर्दाफाश पुलिस कर रही है। अब सवाल यह है कि इस तरह के लोग सक्रिय आखिर कैसे हैं? कैसे ये लोग मोटी रकम लोगों से वसूलते हैं? 30-30, 35-35 लाख रुपए में तय होता है ये सौदा परीक्षा में पास करवाने का, पेपर दिलवाने का, और इसके बाद शिकंजा इन लोगों पर कसा तो गया है, लेकिन इस तरह के मामले आज भी सामने आ रहे हैं और ये कोई पहले मामले नहीं हैं। इनसे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। बीकानेर में खुलासा हुआ, एसआई भर्ती परीक्षा में नकल की तैयारी ये लोग कर रहे थे। एसओजी के इनपुट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नया शहर थाना इलाके में स्थित परीक्षा केंद्र पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही ये पूरा खुलासा बीकानेर में एक नकल गिरोह के पकड़े जाने के बाद हुआ है। एसआई भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह की तैयारी ये लोग कर रहे थे। एसओजी ने इनपुट दिया, पुलिस ने एक्शन लिया। नया शहर थाना इलाके में स्थित परीक्षा केंद्र पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 8 लोग पकड़े गए। तो कोई 10-20, 50 हज़ार या 1 लाख रुपए की बात नहीं है, बल्कि 30-30, 35-35 लाख रुपए इन लोगों की ओर से वसूले जाते थे और ये पूरा भरोसा देते थे जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी उनको झांसे में लेते थे, उनके पेरेंट्स को झांसे में लेते थे, उनके अभिभावकों को पूरा विश्वास दिलाते थे उनके बच्चे के पास होने का। लेकिन ये सब फर्जी खेल चल रहा था और आखिरकार इसका भंडाफोड़ हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की गिरोह सक्रिय आखिर कैसे हैं? क्योंकि जब नकल करके लोग पास होंगे तो फिर होनहार विद्यार्थियों का क्या होगा? क्या ये उनकी मेहनत को धता बताते हुए अपने मंसूबों को कामयाब नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत है? इन पर एक्शन और क्या कुछ कड़ा हो? कैसे
इन लोगों के ग्रोह को, इस पूरे नेक्सस को कमज़ोर किया जाए, ये सवाल बड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह के मामले रुक नहीं रहे हैं। एक के बाद एक लगातार बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से ऐसे मामलों को लेकर की जा रही है। मेरे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। शिक्षा विदे हमारे साथ मौजूद हैं जागेश्वर शर्मा। जागेश्वर शर्मा जी, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जोशी जी, आपका स्वागत है। जागेश्वर शर्मा जी, आप ही के साथ मैं बड़ी बहस की शुरुआत कर रहा हूँ। सर, जो लगातार गिरोह पकड़े जा रहे हैं, आखिर कैसे ये लोग इतने सक्रिय हैं? इन लोगों के हौसले आप देखिए, लाखों रुपए, 30-30 35-35 लाख रुपए में ये लोग सौदा तय करते हैं और पास कराने का भरोसा दिलाते हैं। इन लोगों की वजह से जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं वो पीछे छूट जाते हैं। जागेश्वर शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर, जागेश्वर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जागेश्वर जी, ये लगातार ये जो नकल गिरोह का पर्दाफाश पुलिस कर रही है, इसको लेकर क्या आपकी टिप्पणी है? सर, ऐसे मामले कई बार उजागर हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। हाल ही में कई ऐसे ताजा मामले सामने आ गए हैं। आपने ठीक समय पर और एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के ये बहस आज डिबेट रखी है। मैं आपका आज हिंदी दिवस पर और राधा अष्टमी पर आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपकी पूरी टीम को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। आपको भी। और इसके बाद मैं इस पर चर्चा पर आता हूँ। आज ये जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, इनमें निश्चित तौर पर जो सेंटर होते हैं वो केंद्र के केंद्र अधीक्षक, वहाँ के वीक्षक, उन सब पर नज़र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज एग्ज़ाम ये सारे प्राइवेट कॉलेजों में भी कराए जा रहे हैं और उसमें निजी स्टाफ लगाया जा रहा है जी। जब निजी स्टाफ किसी भी कीमत पर वो कहीं भी फिसल सकता है, उन पर कोई सरकारी बाध्यता नहीं है जी। रहा सवाल पुलिस का, ये तो अच्छी बात है कि पुलिस ने आज बहुत अच्छी जल्दी से ये इसका पर्दाफाश करके और इनको धरपकड़ कर ली, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा इंटेलिजेंसी का भी पुट होना चाहिए। कमजोरी रही है जी। अगर ये चीजें ऐसे पहले से ये चीजों पर नजर रखनी चाहिए और चिन्हित किए जाने चाहिए कि ऐसे कौन से सेंटर हैं जिन पर पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और निश्चित तौर पर मैं समझूंगा कि ये जो आज पिक्चर में आए हैं सेंटर, वो कहीं ना कहीं पहले भी संदेह के घेरे में रहे हैं, जैसा मुझे याद है। इसलिए इन सब चीज़ों की मुस्तैदी के साथ रोकथाम होनी चाहिए और इसमें मैं तो कहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों को ही ज़्यादातर ड्यूटी में लगाया जाए। आरएस अधिकारी इसके कोऑर्डिनेटर और उससे ऊपर के जो दायित्व हैं उनके नज़र के अंदर ये हो। पुलिस कस्टडी, क्योंकि ये लोग उस सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए इन पर एक बार कोई आदमी इनको टच करने की कोशिश नहीं करेगा जी। इसलिए इनकी भूमिका होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी सेंटर पर ऐसा होता है तो ऐसे जो संदिग्ध केंद्र हैं वहाँ केंद्र नहीं रखे जाएं। ज़्यादातर केंद्र गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट वीक्षक और केंद्र अधीक्षक, इन्हीं के साथ ये परीक्षा आयोजित कराई जाए तो उन्हें किसी भी कार्रवाई का भय रहता है। सरकारी कर्मचारी निश्चित तौर पर इन सब से बंधा रहता है। दूसरी बात, मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूँगा जी कि अगर किसी वीक्षक ने ऐसी हरकत की, मोबाइल कैसे पहुंचा वहां जी, परीक्षा केंद्र में बिल्कुल मोबाइल कैसे पहुंचा, और मोबाइल, मैं तो ये कहता हूं कि जब बोर्ड की एग्जाम छोटे से कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का मामला है, वहां भी वीक्षक को मोबाइल ले जाना
अलाउ नहीं है, तो ये तो एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम थी और मैं समझता हूँ इससे बड़ी एग्ज़ाम कोई शायद ही होगी एक आध। ऐसे लाखों विद्यार्थी जिसमें बैठ रहे हैं, उन प्रतिभावान विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का भविष्य किस तरह से हतोत्साहित होता है इन घटनाओं से, इसकी कल्पना अपन कर नहीं सकते। उनके अभिभावक, उनके माँ बाप और उन विद्यार्थियों से पूछा जाए कि उन पर क्या गुजरती है जब ऐसी घटना होती है और पेपर लीक होता है और वो परीक्षाएं रद्द होती हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ही ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को निपटने के लिए हमें कुछ ये उपाय करने पड़ेंगे और जैमर भी लगाए जा सकते जी। उस परीक्षा केंद्र के पूरे कैंपस में जैमर लगा दिए जाएं। कोई चोरी छुपे मोबाइल ले भी जाए तो मोबाइल काम नहीं करे। पहली जिम्मेदारी केंद्र अधीक्षक की होती है कि वो सारे मोबाइल, चाहे वो वीक्षक हो या विद्यार्थी हो, आखिर मोबाइल अंदर गया कैसे जिससे वो फोटो ले पाए। ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सब पर सबकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और जो जिम्मेदारी में अपनी लापरवाही देते हैं उनको, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस कार्रवाई से केवल सरकारी कर्मचारी ही भयभीत हो सकता है। निजी आदमी हो सकता है कितनी मोटी रकम मिले जिसके पीछे अगर कोई छोटी मोटी सजा भी उठानी पड़े, उठाने। ये एक माफिया है इसका और इस माफिया पे रोक लगाने के लिए पुलिस, एसओजी, इंटेलिजेंसी, प्रशासन सबको बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही चौकन्ना रह करके और उच्च स्तर के प्रयास करके ही इसमें सफलता पाई जा सकती है, वरना आए दिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, सर आपका एक लंबा अनुभव रहा है पुलिस में, क्या इस तरीके के मामले पहले भी आते रहे हैं या फिर अभी कुछ समय में ऐसे मामलों की संख्या ज्यादा बढ़ी है? देखिए पराग जी, पहले जो चीटिंग और टिपाई जो होती थी वो अलग तरह से होती थी जी। वो पर्ची ले जाया करते थे, कपड़े पे लिख ले लेते थे, हाथ पे लिख ले लेते थे, क्योंकि उस समय में मोबाइल नहीं था जी। अब ये मोबाइल आने से, इंटरनेट आने से, कैमरे आने से बहुत सारी चीजें, और कैमरे भी इतने बारीक बारीक आने लग गए कि वीक्षक जो है वो तलाश करे तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे देश के अंदर आईएएस से लेकर के पटवारी तक की परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं जागरूक बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये 10-20 लोग पकड़े गए हैं तो हमने जो है पूरे अपराधी पकड़ लिए इस तरह के? ऐसा नहीं है। ये तो 10-20 लोग वो पकड़े गए हैं जो नए हो सकते हैं या कमजोर हो सकते हैं, जो पुलिस की निगाह से बच नहीं पाए, ये पकड़ने में आ गए। मैं कहता हूं कि आप ये सीकर की तरफ के जितनी कोचिंग संस्थाएं हैं वो अखबारों में ऐड देती हैं कि अगर आप पास नहीं होंगे तो अपने पैसे वापस ले जाओ। ये क्या है भाई? जब अखबारों में ऐड आते हैं, सबको इस चीज की जानकारी है, तो उन संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? या इन संस्थाओं में जब परीक्षाएं होती हैं, जब ये लोग एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं, आप देखिए, मान लीजिए एलबीएस कॉलेज है मेरे सामने, मैंने कल देखा, परसों भी देखा, तो माइक के माध्यम से सबको सावचेत किया जा रहा था कि आप अपनी फोटो लेके आएंगे, पेन अंदर लेके नहीं आएंगे, ये लेके नहीं आएंगे। फिर भी आप देखिए कि अखबार में पढ़ने में आया कि पर्चा लीक हो गया। वो सीकर के किसी कोचिंग संस्था में चला गया और वहां से आंसर उसको कंप्लीट करके वापस भेज दिया। तो फिर क्या करते हैं ये कोचिंग संस्थान वाले? उस सेंटर के लोगों से जुड़े हुए होते हैं और जब तक जुड़े हुए नहीं होंगे ये चीजें हो ही नहीं सकती। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ बाप ये सोचते हैं कि जिनका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, जो इंटेलिजेंट नहीं है, उस बेटे को कैसे डॉक्टर बनाया जाए, कैसे इंजीनियर बनाया जाए, कैसे सब इंस्पेक्टर बनाया जाए, ये उनके दिमाग में रहती है। तो उनको पता है कि इस प्रकार की चीजें हमारे देश में चलती आ रही है, तो हम भी प्रयास करें। अब आप ये देखिए कि 1 साल पहले से आदमी निश्चित हो जाते हैं, बीएमएस किए हुए, एमबीबीएस किए हुए, 1 साल पहले से जो उस व्यक्ति की जिसकी परीक्षा वो देने जाएगा, उसकी फोटो उस परीक्षा देने वाले व्यक्ति की फोटो से मिलान करा करके इस प्रकार की फोटो बनाई जाती है कि उसकी बजाय वो भी परीक्षा दे ले और वो जाना चाहे तो वो भी परीक्षा दे ले। इस प्रकार की चीजें साल भर पहले से हो जाती है, निश्चित हो जाते हैं, पैसे तय हो जाते हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम
परीक्षा लेने वाली संस्थाएं और सरकार, भाई पुलिस के ऊपर ही क्या है, हर चीज में पुलिस आगे रहनी चाहिए, पुलिस पकड़नी चाहिए, पुलिस ये करनी चाहिए, पुलिस निगरानी करनी चाहिए। अरे भाई ये सरकारी जो अधिकारी है, जो सरकारी लवाजमा है, जो परीक्षा लेने वाले लोग हैं, इनकी भी तो जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी निश्चित नहीं होती है। जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेज देंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे कौन कौन है, वो कहां तक गए हुए हैं, वो लोग ये प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहले भी इस प्रकार की चीटिंग हुई है, पिछले साल 2-3 साल पहले, लेकिन उसके अंदर भी लोगों को सजा नहीं हुई। और कारण सजा का क्या, अब जैसे ये लोग पकड़े गए हैं, तो इन लोगों के पकड़ने में ये चीटिंग में शामिल थे या नहीं, इन्होंने चीटिंग करवाई या नहीं करवाई, इन चीजों को पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं है बातचीत करना और इस तरह से इधर की फोटो उधर भेज देना, वो कब भेजी, किसने भेजी, क्या भेजी। तो इसमें मेरा कहने का तात्पर्य है पराग जी कि पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। ये साधारण इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो मुकदमे दर्ज हो गए, आदमी को गिरफ्तार किया और जेल चला गया। आप देख लीजिएगा 10-15 दिन में ये सब लोग जमानतों पे बाहर आ जाएंगे और फिर ये तय होगा कि इनके खिलाफ क्या आरोप है, और आरोप पुलिस तय बता नहीं पाएगी कि इस आदमी ने किसके साथ क्या चीटिंग की है, और वो छोड़ करके बाहर आ जाएगा। और उसके लिए सारी संस्थाएं तैयार रहती हैं। जो लोग चीटिंग करवाते हैं, वो जो चीटिंग में शामिल है, वो ये सब एक नेक्सस बना हुआ है। वो ये देखते हैं कि चीटिंग में सहयोग कौन करेगा, अगर हमको जमानतें करानी है तो कहां जाएंगे, हमारे अगर मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो कहां मुकदमा दर्ज होगा, हमको पुलिस से कैसे अरेंज करना है, ये सारी की सारी बातें पहले से निश्चित कर लिया करते हैं ये लोग, जो 25-25, 30-30 लाख रुपए लेते हैं। इसलिए इस प्रकार की नकल को रोकने के लिए एक बड़े लेवल पर, नेशनल स्तर पर एक प्रोग्राम बनना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए फोटो बदल देते हैं, ये कर देते हैं, तो अब अंगुलियों की चिन्ह, आंखों की पुतलियां, इस प्रकार की चीजें वहां चेक होनी चाहिए ताकि गलत आदमी अंदर न जाए। और प्रिंसिपल से लेकर के जो शिक्षक है वहां तक मोबाइल लेने की सुविधा नहीं होनी चाहिए। उनको मोबाइल की क्या आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता होती है तो वो पुलिस की निगरानी में ही बात कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होगी, जब तक इस प्रकार की परीक्षाओं के अंदर ये इस प्रकार की बेईमानी चलती रहेगी, पैसों का लेन देन चलता रहेगा। आज सबसे पहले कट गए आवाज नहीं। और चलिए, बहुत बड़ी क्योस की संभावना होती है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है योगेंद्र जी, आप बने रहिए। जागेश्वर शर्मा जी, एक बार फिर से आपके पास सर मैं आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जिन बातों का जिक्र अभी जोशी साहब कर रहे हैं कि एक बड़ा नेक्सस है, चाहे हम इंस्टीट्यूट से लेकर यानी कि कोचिंग संस्थानों से लेकर हम एग्जाम सेंटर तक की बात करें, ये तमाम लोग क्या आपस में कनेक्टिंग इन लोगों की है, आपस में कनेक्ट है। ये पूरी एक चेन है, क्योंकि बिना प्लानिंग के इतने बड़े परीक्षा में इतने बड़े ग्रोह की ओर से शायद अंजाम देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए ये पूरा नेक्सस चलता है और सारी बातें पहले से तय रहती हैं कि आखिर किस तरीके से मैनेजमेंट इस नकल का हमें करना पड़ेगा। जागेश्वर शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अभी बीच में चली गई थी, अब वापस आई जी बोलिए सर। अभी वापस आई है जी, आपने सवाल सुना सर? हाँ, मैंने पहले भी पूरा नहीं सुन पाया मैं, क्योंकि वो बीच में आवाज आपकी चली गई थी। जागेश्वर जी, सवाल यही है कि हम कोचिंग सेंटर से लेकर एग्जाम सेंटर तक बात करें तो क्या ये पूरी एक चेन है, और ये बड़ा गिरोह इस वजह से ही कामयाब भी कई बार ये लोग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस इनके मंसूबों को नाकाम कर देती है। तो क्या ये माना जाए कि इतनी बड़ी परीक्षा आपका में सवाल हाँ पराग जी, सर मैं आपका सवाल समझ चुका।
और मैंने पहले भी इस विषय में पहले अभी कहा है और अब पुनः इसी बात को कहूंगा कि ये एक नकल माफिया पनप चुका है देश जी। में और वो राज्यों तक फैला हुआ है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक भी उनके कनेक्शन हैं और वो वर्षों से इस प्रयास में रहते हैं कि किन जगहों पर हम कमजोर व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसके माध्यम से फिर ये घुसपैठ करते हैं। हर आदमी इनके पकड़ में नहीं आता, हर सेंटर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन इनका प्रयास ये रहता है, लक्ष्य होता है इनका, जो सतत चलता रहता है, जो निरंतर चलता है, क्योंकि इनका एक नेटवर्क है। नकल माफिया एक पूरे देश में एक नेटवर्क फैल चुका है और वो लोग उस रास्ते से चल करके लक्ष्य तय करते हैं कि किस सेंटर पर हमें उंगली रखने को जगह मिल सकती है या हमें कोई कमजोर आदमी मिल सकता है जो इस में शामिल हो सके। और वही वजह होती है, इसलिए मैंने एक निवेदन किया था कि जब बोर्ड की एग्जाम में, जो एक बहुत छोटे स्तर की एग्जाम है, उसमें सरकारी वीक्षक होते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी, और वही केंद्राधीक्षक और सहायक केंद्राधीक्षक होते हैं। वहां नकल के जब 10th और 12th बोर्ड में नकल पर अंकुश लग सकती है तो ये कोई बड़ा ऐसा काम नहीं है जो यहाँ नहीं लग सकती। सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जिसमें पूरे तंत्र को, सभी तंत्र के सभी अंगों को मिलकर के काम करना होगा, जिसमें सबसे पहली चीज आती है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो संस्था, उसके बाद प्रशासन जिसके लिए जिम्मेदारी दी जाती है, फिर उसके नीचे के लोग जो सेंटर के जिम्मेदार हैं, सेंटर सुप्रिटेंडेंट हैं और कोऑर्डिनेटर हैं और वीक्षक हैं, इन सबको गवर्नमेंट लेवल पर ये कराया जाए। बेशक ऐसा नहीं है कि ये सब उपलब्ध नहीं है, आज हर स्टेट में 6 से 8 लाख गवर्नमेंट कर्मचारी अधिकारी अलग है, इतने वीक्षकों की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी केस आपको मिले होंगे अब तक, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के लोग उसमें जुड़े हुए मिलेंगे आपको, वीक्षक हों या कोई और हों, ये गिरोह में ज्यादातर निजी क्षेत्र के लोग मिलेंगे। और एक सबसे बड़ा और वजह है, जो विद्यार्थी जिनका पहले नीट में हो चुका है और वो MBBS कर रहे हैं, जिन किसी की प्रथम वर्ष है, किसी की द्वितीय वर्ष है जी, वो टॉपर भी हैं और वो सेलेक्टेड भी हैं, वो बाकायदा एग्जाम फाइट करके वहां पहुंचे हैं। उस स्थिति में उन लोगों का सहारा लिया जाता है, इन गिरोह के लोगों के। ये नकल माफिया है, इनके द्वारा उनका भी सहयोग लिया जाता है और वो भी इसमें लिप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर की डिग्रियों पर पाबंदी लगे, उनकी डिग्रियां रद्द की जाएं, उनके प्रैक्टिस या आगे नौकरियों के जो अवसर हैं उन पर रोक लगाई जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। और इंटेलिजेंसी को अलर्ट मोड पर पहले से किया जाना चाहिए जी। ऐसा कहाँ कुछ चल रहा है, कहाँ संभावनाएं हैं, कहाँ ये जब हम इतना बड़ा इलेक्शन कराते हैं देश में, निर्वाचन जी, उस निर्वाचन में भी देखिए आप, पहले जितना फर्जीवाड़ा होता था या पहले जितना होता था उसके बाद काफी कमी आई है, क्योंकि वहां पुलिस प्रशासन और जो निर्वाचन आयोग के अधिकार हैं उनके तहत काम होता है। एक छोटे से जो एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास भी बहुत बड़े पावर्स होते हैं जी, सब भयभीत रहते हैं। इसी तरह यहाँ पावर डेलीगेट हों और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इनकी देखरेख, इनका सुपरविजन हो और हर केंद्र अधीक्षक के कमरे में एक प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस का अधिकारी मौजूद रहे। वो उनकी मौजूदगी में केवल केंद्र अधीक्षक ही फोन पर बात कर सकता है। अगर कहीं ऊपर से कोई ऐसा संदेश आना है या देना है तो बाकी सारे फोन विद्यालय में आने ही नहीं चाहिए। विद्यालय की सीमा से बाहर कोई भी विद्यालय में लेके नहीं आएगा। क्या हम एक दिन 4 घंटे के लिए बगैर फोन के नहीं रह सकते? खूब रह सकते। पहले भी जीवन लोगों ने जिया है, पहले भी काम होते थे। इस तरह के ये सारे प्रबंध करने पड़ेंगे और इन माफियाओं को कड़ी से कड़ी, इस गिरोह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजाओं का प्रावधान करना पड़ेगा, जिससे ये जमानत, इसको नॉन बेलेबल एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ चाणक्यलाल शर्मा, उपनिदेशक शिक्षा जुड़ गए। चाणक्यलाल शर्मा जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में।
शर्मा जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? चाणकलाल शर्मा जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। सर अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। जी हाँ जी। जी चाणकलाल शर्मा जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं सर नकल गिरोह को लेकर, क्योंकि लगातार इस तरीके के कई मामले हमने हाल ही में देखे हैं। अनम्यूट कर देना। जी, हाल ही में कई ऐसे गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं जो कि नकल के बदले पैसे, मोटी रकम लोगों से, जो परीक्षार्थी उनसे वसूलते और इन घटनाओं को लगातार अंजाम देते रहते, और साथ ही उन लोगों यानी कि उन छात्रों को जो मेहनत करके किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, उनको उनकी मेहनत पर ये रोक परिता लगाने का काम कर रहे थे। क्या इन ऐसे लोगों को लेकर और कड़े एक्शन की आवश्यकता है? क्योंकि देखिए आज के दौर में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोग यहां तक पहुंच रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? तेज करूं क्या, खोलूंगे? जी सर। जी सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपको आवाज, मेरी आवाज मिल आ रही रही है है क्या? जी जी चाणकलाल जी, ऑडियो थोड़ा डिले है। पराग जी। जी ऑडियो थोड़ा डिले है, मेरी आवाज थोड़ी देरी से आप तक पहुंचेगी, तो मेरा सवाल सुनिए आप, उसके बाद जवाब दीजिएगा। दरअसल नकल गिरोह को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? सबसे पहले तो आपको जी सर। सर जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो आपको इंडियन न्यूज को बधाई दे दूं। आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाकर एक जनहित में कार्य कर रहे हैं। पराग जी जी मैं ये मेरे जो साथी शिक्षाविद हैं जोगेश्वर जी और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों से मैं सहमत हूं। लेकिन सबसे पहले जो बात आ रही है उस बात में जो राजनीतिक संरक्षण है, ये सबसे पहले खत्म होना चाहिए। राजनीतिक संरक्षण सबसे गंदा काम है। इसी की वजह से शिक्षा विभाग एक पारदर्शिता से अच्छा काम करता है और अच्छी परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण ये माफिया गिरोह जो बना हुआ है, पूरे देश में बना हुआ है, इस गिरोह को अगर एक नेटवर्क बना के एक नेशनल लेवल पे एक कार्यालय बनाकर और इसके नकेल की जाए तो ये काबू में आ सकता है। अन्यथा तो ये धीरे धीरे पनपता जा रहा है। हाँ। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये जो नकल गिरोह है, बच्चे बेचारे गांवों से आते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके और ये कार्य करते हैं, और इनके कार्य करने के बाद में इनका घर वालों को पैसे जो खत्म होते हैं और इनको फिर काम करने के लिए, और जब नकल का पेपर आउट हो जाता है तो इनकी निराशा हाथ लगती है। बहुत गंदा काम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप राजनीतिक संरक्षण और ये जो कारोबारी जो काम करते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले तो ये इस कार्य को सबसे अच्छा कर पाएंगे और नकल पे रोक पड़ पाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा जी को भी, जिन्होंने ये मुहिम उठा रखी है, आपने मुहिम उठा रखी है, और अच्छे से अच्छा काम करके और नकल गिरोह को पर्दाफाश करने के लिए राजनीतिक संरक्षण और पुलिस का प्रभाव और इनको दंड मिले, तब जाके ये नकल गिरोह सब खत्म। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन जोशी साहब, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बाकी राज्यों में इस तरह की कई घटनाएं देखते रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, तो क्या ये गिरोह वहां से भी उठकर राजस्थान में आ सकता है? क्या तार इसके और भी राज्यों से जुड़े हुए हो सकते हैं? पराग जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरे देश के अंदर फैला हुआ है ये नेक्सस, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है जो स्टेट लेवल की या जो नेशनल लेवल की परीक्षाएं हैं वो देश में कहीं। चाणक जी मैं आपके पास आऊंगा सर, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जोशी साहब अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जोशी साहब बोलिए। हाँ, तो ये क्या करते हैं कि ये लोग आपस में ग्रुप बना लेते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सर्विसेज सब देने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए कोई रोक नहीं है। और जब रोक नहीं है तो यूपी का आदमी यहाँ करके परीक्षा दे सकता है, यहाँ का आदमी यूपी में परीक्षा दे सकता है, दिल्ली जा सकता है, गुजरात जा सकता है, सब जगह परीक्षाएं दे सकता है। तो ये जैसे चाणक्यलाल जी कह रहे हैं कि
जो राजनीतिक दबाव है, जो राजनीतिक प्रेशर है, जो राजनीतिक प्रभाव है इन अपराधियों पर, ये तो हर क्षेत्र में है। हर क्षेत्र के अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, जिस वजह से वो छूट जाते हैं, जिस वजह से उनको आगे सजाएं नहीं मिलती हैं। ये तो प्रजातंत्र का एक दुखदाई पहलू है, ये तो रहेगा, इसके अंदर आप रोक नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा एक तात्पर्य कहने का कि परीक्षाओं के जो तरीके हैं उनके अंदर बदलाव लाया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पेपर होता है जो मैंने दिया था एलएलबी के बाद जी। वो अभी होता है 100 नंबर का, उसके अंदर बुक्स ले जा सकते हैं साथ में। तो मैं आपको बताऊं साहब, वो 100 जो क्वेश्चन आते हैं वो बुक्स देख करके भी नहीं किए जा सकते जी। और उसके अंदर जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं, जब तक वो पास नहीं हो सकता। इस प्रकार मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, जो शिक्षाविद हैं, जो परीक्षाएं अरेंज करते हैं, मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि परीक्षा के पैटर्न में चेंज करें और ऐसा चेंज करें कि वो चाहे किताब खोल ले, चाहे वो ब्लूटूथ लगा ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन पेपर का आंसर वो तभी दे पाए जब वो पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, जो पहचान पत्र है उसके अंदर अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतलियों का लेना बहुत जरूरी होगा। ये सब चीजें होने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी पारदर्शिता आ सकती है। अन्यथा ये नकलची जो ये तो मामूली थोड़े से पकड़े गए हैं, ये पूरे देश में हजारों की संख्या में हैं। और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाते हैं, ये लोग ठेके ले लेते हैं। प्राइवेट जितने कॉलेजेस हैं उन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है, वो लोग इन लोगों से मिल जाते हैं। कम से कम सरकारी कर्मचारी थोड़ा डरता है, लेकिन प्राइवेट वाला नहीं डरता। उसको आज नौकरी से निकालो, कल चले जाओ। और इसके अंदर सजा का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। आज तक किसी को सजा नहीं मिली, क्योंकि सजा के लिए एविडेंस होना आवश्यक है। और पुलिस इस प्रकार के अपराधों के अंदर अपनी पुलिस निपुण नहीं है। पकड़ सकती है, केस बना सकती है, लेकिन एविडेंस है इसको पूर्ण रूप से अदालत के सामने रखने में अभी सक्षम नहीं है। लेकिन जोशी साहब, इसमें मेरा एड ऑन सवाल ये भी है, क्या इंटेलिजेंस का कमजोर भी आप मानते हैं? हो जाएगी तो अपराधियों में वैसे ही डर पैदा हो जाएगा। जोशी साहब, इंटेलिजेंस की कमजोरी भी आप क्या मानते हैं? बिल्कुल। मेरा ये कहना है जी कि बिल्कुल बिल्कुल पराग जी, सारा खेल ही इंटेलिजेंस का है। सेंटर आप देख लीजिए, बॉर्डर पर अगर इंटेलिजेंस कमजोर है तो आतंकवादी घर में घुस के आ जाते हैं जी। इसी प्रकार से स्टेट में अगर इंटेलिजेंस कमजोर है तो अपराधी आ जाते हैं। यूपी से अपराधी आते हैं, यहाँ के अपराधी वहां चले जाते हैं। जो हमारी आईबी है ये किसी काम की नहीं है। इनको उसमें जो पद में लगे रहते हैं वो निकम्मे और निकृष्ट लोगों को वहां पदस्थापन किया जाता है। बाकी जो काम के लोग हैं वो तो थानों में लगे रहते हैं। तो आईबी के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो इंटरेस्ट लेकर के काम करें और अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करें। जब इस प्रकार की चीजें पैदा हो जाएंगी कि आईबी या इंटेलिजेंस ब्रांच इंपोर्टेंट है, इसके अंदर लगने वाला बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा। आप देखिए, विदेश की CIA ले लीजिए, ISI दुनिया भर के ले लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ की राह ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देशवासियों को यह पता चले कि ये हमारे देश की एक इंटेलिजेंस ब्रांच है जो विदेशों की सूचनाएं ला करके हमें देवे। हमारे देश की सारी सूचनाएं तो हर कोई दे देता है निकाल के। किसी से कौन जुड़ जाता है, किसी से कौन जुड़ जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक पकड़ा गया है पोस्ट ऑफिस का आदमी, वो जो आर्मी की जितनी भी सूचनाएं आती है उनको जो संकलित करता है और वो उनको सेल करने लग गया था। अभी पकड़ में आया 2 दिन पहले। तो हमारे यहाँ तो आसान है, लेकिन हमारे देश की आईबी या इंटेलिजेंस ब्रांच इतनी सक्षम नहीं है। उसके लिए इन सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको इस देश के अंदर व्यवस्था बनाने के लिए आईबी की आवश्यकता है, इंटेलिजेंस ब्रांच की आवश्यकता है। अगर जैसे जिस थाना क्षेत्र में ये परीक्षाएं होती है उस थाना क्षेत्र के अंदर थाना होता है और थाने के अंदर ऐसे लोग सक्षम होते हैं जो सूचनाएं संकलित करते हैं, तो सारा खेल सूचनाओं का है। हमारे यहाँ सूचनाओं को संकलित करने का काम बहुत कमजोर है। इस वजह से अपराधी पनप रहे। और राजनीतिक जो इन्होंने बताया है चाणक्य जी ने कि राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को है, ये बच जाते हैं, अपनी अप्रोच लगाते हैं, जमानतें करा लेते हैं, अच्छे से अच्छा वकील कर लेते हैं और ये बाहर निकल के फिर दोबारा उस अपराध को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है जागेश्वर जी,
क्योंकि जिस तरीके के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं राजनीतिक संरक्षण के, ये एक गंभीर विषय है और इस पर विचार करने की तमाम पार्टियों को आवश्यकता भी है, क्योंकि हम जिस पारदर्शिता की बात करते हैं वो पारदर्शिता कम से कम जमीनी स्तर पर काम में नजर भी आनी चाहिए। योगेश्वर जी, जागेश्वर जी, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ पराग जी, सुना मैंने सुना। मैं आपसे एक बात यहाँ बहस के दौरान मोटे तौर पर कहना चाहता हूँ, और वो एक बहुत बड़ी बात है कि इस देश में जब से प्रशासन पर राजनीति हावी हुई है तब से शासन में गिरावट आई है। प्रशासन पर जब जब राजनीति हावी हुई है शासन में गिरावट आई है, और यही इसका एक उदाहरण है। ये जो सब कुछ चल रहा है उसका उदाहरण भी ये सामने है। निश्चित तौर पर किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, जहां भी प्रशासन पुलिस को कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है वहां उनको रोक दिया जाता है, उनके हाथ बंध जाते हैं। एक सीमा तक वो कर सकते हैं, तुरंत ऊपर से दबा आ जाए। इसी तरह से कर्मचारियों के लिए है। यहां तक है कि आज एक छोटे से स्थानांतरणों के लिए विधायक की डिजायर करानी पड़ती है, और उस डिजायर के बगैर आपका चाहे वहां रिक्त पद ही है ट्रांसफर नहीं होगा। आप सीनियरिटी में हैं, आप किसी भी तरह से हर तरह से वहां उस जगह के पात्र हैं, लेकिन आपको बाईपास करके कोई नीचे से आ जाएगा क्योंकि उसके पास राजनीतिक अप्रोच है। शिक्षा का मैं विषय से थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन ये जब आपने बात कही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की, मैं कह रहा हूं पाठ्यक्रम ही राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हमारा देश का समय समय पर बदलता रहता है। ना बच्चा कुछ समझ पाता है, जिसको समझना चाहता है तब तक आगे दूसरी सरकार उस पाठ्यक्रम को चेंज कर देती है, और के हिसाब से विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है, स्थानांतरण होते हैं। पुलिस प्रशासन में पुलिस के लोग, अभी जैसे मेरे साथी हमारे जोशी जी ने बताया, जो हमारे पूर्व पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक आईबी सेल, मैं ये इस बात को लेकिन इस मंच के जरिए से देश और सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि जब आईबी सेल जिस देश का कमजोर होगा उस देश में अपराध बढ़ेंगे। कोई नहीं रोक सकता उसको, पुलिस कहां तक रोकेगी जी। अगर हम पहले से चौकन्ने हैं तो हमारी एक पुरानी कहावत है बुजुर्गों की कि बरसात से पहले अगर किसी ने बांध लिया, पाल डाल दी, पानी रुक जाएगा, और पानी आने के बाद बांध बनाना शुरू किया तो वो ना बांध बनेगा और ना पानी रुकेगा। हमारे देश में हो ही यही रहा है, चाहे राज्य हो चाहे। हम लोग जब घटना घट जाती है उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं, पहले से नहीं करते। अगर पहले से की होती तो आज ये इस तरह के पेपर। अब मैं कह रहा हूं आपको, उन गरीब प्रतिभावान छात्रों की बात सोचिए जिनके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अथक प्रयास और मेहनत से रात दिन अपने दिमाग और आंखों को फोड़ करके मेहनत करके और टॉपर आने की स्थिति में आए। लेकिन लाखों रुपए, आज पैसे की कमी नहीं है देश में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे योग्य नहीं है लेकिन वो पैसे दे करके वहां तक पहुंचने में सक्षम है, और उस पैसे की आड़ में एक प्रतिभा, एक योग्य विद्यार्थी, परीक्षार्थी पीछे रह जाता है और ये लोग आगे आ जाते हैं। उसी का परिणाम है कि आईबीसी सेल में जब ऐसे लोग रहेंगे तो देश की सुरक्षा में चूक क्यों नहीं होगी, किसी भी सिस्टम में, किसी भी व्यवस्था में चूक क्यों नहीं होगी। तो हमें सरकारों को चाहिए कि निश्चित तौर पर कोई भी सेक्टर हो, प्रतिभाशाली व्यक्ति, हाईली एक्टिव पर्सनों की पोस्टिंग हो, और अगर कहीं कोई पुलिस लाइन है ना, जैसे कोई आदमी अच्छा काम नहीं करता है फील्ड में या इंटेलिजेंसी में, उसको पुलिस लाइन हाजिर कर देते हैं। तो ऐसे जिनको आपको तनख्वाह देनी ही देनी है, वो सरकारी नौकरी में आ गया तो उनको ऐसी जगह एडजस्ट कर दो ना। लेकिन जहां हमारी कॉस्ट लगी हुई है विद्यार्थियों के भविष्य की, जीवन की, उनके माँ बापों के भविष्य की, उनकी
जो विरासत है, जो दौलत है, उस तक को बेचारे वो गरीब नीलाम करके बेच करके भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका तो जीवन और सर्वस्व दांव पे लग गया और एक छोटी सी चूक के कारण उसका बेटा रह गया। हाँ। इसका कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा प्रश्न ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार शासन है। शासन अगर मुस्तैद होगा तो प्रशासन अपने आप मुस्तैद हो जाएगा। और हमारे देश में कई बार कहा जाता है, प्रदेश में भी कहा जाता है, सुशासन की ओर। सुशासन कहते किसे हैं? सुशासन में तो माफिया, अपराध और इस तरह की ये कालाबाजारी, चोरी, आज किसी भी सेक्टर में चले जाइए। मैं थोड़ा विषयांतर नहीं होना चाहूंगा इसलिए, और नहीं तो इधर उधर जो भी सेक्टर है हर जगह कालाबाजारी, हर जगह माफियाओं का राज चल रहा है। इस पर अंकुश लगाने की पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ नियंत्रण में होगा सरकार के, तो सरकार को इतना जोर नहीं आएगा प्रशासन को डील करने में, और प्रशासन को इतना जोर नहीं आएगा इन व्यवस्थाओं को मजबूत और सुदृढ़ करने में। ये सब कुछ अच्छे से मैनेज हो सकता है, लेकिन आवश्यकता इच्छा शक्ति की है। राजनेताओं की इच्छा शक्ति हो और फिर शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति हो। सबसे बड़ी बात यह, मैं यही कहना चाहूंगा और आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को यह कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह का षड्यंत्र कहीं भी देखें, ये एक परीक्षा के अंदर ही नहीं, हमारे सिस्टम को फेल करने के लिए, हमारी जनता को कहीं भी आपराधिक घटनाओं से बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि वो अलर्ट रहें और प्रशासन और शासन को इसका खबर वहां तक भी पहुंचाएं। ठीक है चाणक्यलाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा आजकल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है और नकल जो गिरोह सक्रिय हैं वो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। कैसे इस पर अंकुश हम और लगा सकते हैं? इन्वॉल्वमेंट तो उनको खत्म कर देना चाहिए परीक्षा में। ये जो परीक्षाएं इनके द्वारा होती है, इन्हीं से नेटवर्क चलता है। और जो परीक्षा में जो एपरेटस जाते हैं, ये पूरी तलाशी लेके ढंग से, और किसी भी प्रकार की कोई वस्तु इनके साथ नहीं हो। और जो गिरोह है, ये गिरोह को एक बार इनको छोड़ा नहीं जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तब जाके इनको सबक मिलेगा। जब तक सबक नहीं मिलेगा तो ये कामयाबी मिलना मुश्किल है। चले, बहुत शुक्रिया चाणक्यलाल शर्मा जी आज चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका, और साथ ही जागेश्वर शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेंद्र जोशी जी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों की ओर से आज कही गई हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे गिरोह जो अभी भी सक्रिय हैं, जिन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है, उन पर एक्शन हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ऐसी घटनाओं को हम रोक पाएं। और जो मेहनत का छात्र हैं, जो मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, कम से कम उनकी उम्मीदों को ऐसे नकलची पलीता ना लगा पाएं। फिलहाल के लिए आज बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।